हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में जो लेकर आए हैं और वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की क्लास है ये, और ये सेट 3 है स्टैटिक जीके का। ठीक है। और सेट 3 में जो हम आज पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है एसएससी, रेलवे एग्जाम्स। इसके अलावा चाहे कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, जिस भी स्टेट का हो या फिर कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी जीके पूछी जाएगी वहाँ पर स्टैटिक जीके ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। हम स्टैटिक जीके की एक स्पेशल क्लास जो सीरीज है एक वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है। क्लास की सीरीज लेकर चल रहे हैं और 2 क्लासेस हम करवा चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2 हम अपलोड कर चुके हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं क्लास 3 का। और इस क्लास के अंदर हम जो देखते हैं क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं और साथ के साथ अच्छे से डिस्कस डिटेल में आपको आंसर डिस्कस किए जाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उस उद्देश्य से हम पीडीएफ भी अच्छी क्लियरली प्रिंट करके रख रखी है। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ भी चाहिए इसका सारा स्टडी मटेरियल का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। स्ट्रेटेजी के क्लास 3 है ये, और इसमें आज के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले अगर जो भी कैंडिडेट्स नए हैं, जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो हमारा चैनल है नॉलेज हब और इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल पर जुड़े, ताकि उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है या फिर रेलवे को जो एएलएम का जो भी एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम में भी जीके पूछी जाती है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी आने वाला है, एसएससी जीडी का भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके जरूर आएगी। चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके आते हैं वहाँ पर स्टैटिक जीके जरूर पूछी जाएगी। तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आने के 99.9% चांसेस हैं। तो आप ये क्लास ज़रूर देखें। स्टैटिक जीके सेट 3 हम कर रहे हैं और ये लगातार इस सीरीज चलेगी। ठीक है। और चैनल का नाम है नॉलेज हब, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है वहाँ से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। यानी कि 4 इधर ऑप्शंस दे रखे हैं और उनके सामने ये मैचिंग कर रखी है। कौन सा एक गलत दिखा रखा है, खिलाड़ी और उनका उपनाम दिया गया है। जैसे ऑप्शन ए है मेजर ध्यानचंद और इनका उपनाम है हॉकी का जादूगर, ये सही है। ऑप्शन बी है मिल्खा सिंह और इनको बोलते हैं फ्लाइंग सिख, ये भी सही है। अगला है इयान थोरपे और इनको बोलते हैं तारपीडो, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में दे रखा है हरभजन सिंह और इनको दे रखे द वॉल, ये गलत है। हरभजन सिंह को द वॉल के नाम से नहीं जानते। अब इस क्वेश्चन की हम एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। हरभजन सिंह द वॉल सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है। ठीक है, ये हरभजन सिंह का निकनेम है। द वॉल, श्रीमान भरोसेमंद और जेमी मिस्टर डिपेंडेबल, ये नाम है राहुल द्राविड़ के। राहुल द्राविड़ के जो उपनाम है वो है द वॉल, श्रीमान भरोसेमंद, जेमी मिस्टर डिपेंडेबल, ये राहुल द्राविड़ के उपनाम है। जीव मिल्खा सिंह भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है। देखो, मिल्खा सिंह अलग है और जीव मिल्खा सिंह ये अलग है, कंफ्यूज मत होना। जीव मिल्खा सिंह ये गोल्फर है और मिल्खा सिंह वो रेसर है जो फ्लाइंग सिख के नाम से जिनको जानते हैं। इयान थोरपे जो ऑस्ट्रेलिया के तैराक है। इसके अलावा जो भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले है, उनका अनिल कुंबले का उपनाम है जंबो। ठीक है, अनिल कुंबले जो भारत के स्पिन जो गेंदबाज थे उनका नाम है जंबो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हमने इसका कर रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। इनमें से 4 जो प्लेस के नाम हो, कौन सी ऐसे जो पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। ए है हिमा दास, बी है अंजू बॉबी जॉर्ज, सी है पीटी उषा और डी है ललिता बाबर। तो पायली एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को इसमें जाना जाता है। तो पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है।
अच्छा, एक पेपर में पीटी उषा के नाम की फुल फॉर्म पूछी गई थी। पी का क्या है, टी का क्या है? तो पी है पिल्लू वाला कंडी टेकार पविल उषा। ये पीटी उषा का फुल फॉर्म है। पीटी उषा का पूरा नाम है पिल्लू वाला कंडी टेकार पविल उषा। ये पीटी उषा का नाम है। पीटी उषा भारत की एथलीट है। उसके अलावा हिमा दास है, ये असम राज्य की है। और हिमा दास को किस नाम से जानते हैं? ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। अंजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट है। ये केरल राज्य की है। अंजू बॉबी जॉर्ज कहाँ से है? केरला से। ललित बाबर भारत की लंबी दूरी की धावक है। ललित बाबर भारत की लंबी दूरी की धावक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और ये क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति है, ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है स्पीति घाटी और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप समूह। शोम्पेन जनजाति इनमें से किस स्थान पर पाई जाती है? तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें है कि शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके अलावा सेंटिनली, ओंगे और जरावा जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में कौन सी पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति होगी जो निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा सेंटिनली, ओंगे और जारवा ये जनजातियाँ भी अंडमान निकोबार आइलैंड पर पाई जाती है। नीलगिरी व उत्कमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति टोडा है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर और उत्कमंड की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। बहुविवाह प्रथा जो प्रचलित है वो कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में भोट या भेटिया जनजाति निवास करती है। हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है वहाँ पर भोट या भेटिया जो जनजाति है वो निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का लिंग अनुपात कितना है? क्योंकि 2011 का ही सेंसेक्स है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। 2011 के सेंसेक्स के अनुसार जो पुडुचेरी है, जो यूटी है पुडुचेरी, वहाँ का लिंग अनुपात कितना है? 1014, 1024, 1037, 1044। तो पुडुचेरी का पूछा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है, और 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंग अनुपात है 1037, 1037। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। 2011 की जनगणना का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केरल है। केरला का लिंग अनुपात था 1084। केरला का लिंग अनुपात था 1084। 1084 केरला का लिंग अनुपात था, सबसे ज्यादा सभी स्टेट और यूटी में मिलाकर। 2011 की जनगणना सबसे कम जो था वो था दमन एंड द्वीप में। दमन एंड द्वीप का था 666। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों को एक ही बना दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन 2011 के टाइम ये अलग अलग थे, उस हिसाब से दमन द्वीप दे रखा 666 थी उस टाइम उसकी। अगला है ये मैच द फॉलोइंग करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो जो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये कब आए थे? ये कुछ हैं इम्पोर्टेंट, इनको आपको मैच करना है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था 1987 के अंदर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो ओजोन लेयर से संबंधित है, ये हुआ था 1987 में। रियो शिखर सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था। क्योटो वार्ता हुई थी 1997 के अंदर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये आए थे, सस्टेनेबल जो विकास आया था, सतत विकास सम्मेलन, ये 2002 के अंदर आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन संरक्षण के लिए है। ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है?
कि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो ओजोन क्षरण से संबंधित है, इसलिए ओजोन डे मनाया जाता है। रियो डी जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो रियो डी जेनेरियो का था, इसको अर्थ सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1992 में हुआ था। जापान के क्योटो में 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जापान में हुआ था, और किस लिए हुआ था? जो ग्रीन हाउस गैसों को जो इफेक्ट है उनको रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था 1997 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन, जुबिलेंट युद्ध, HN बहुगुणा, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? इसके जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसमें है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात है। कौन है बाबा आमटे? आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। यह आश्रम कुष्ठ रोगियों की देखभाल हेतु समर्पित है। बाबा आमटे ने अपना जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए ही समर्पित कर दिया था। तो बाबा आमटे ने कौन सा वन बताया? आनंद वन। ठीक है, किसके लिए है? लेप्रोसी से जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए है। HN बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और यह है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1748, 1764, 1784 और 1861। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसमें लिखा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, 1784 में हुई थी, और इसकी स्थापना की थी विलियम्स जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम्स जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य था। 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन ऐसे आता है, जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स एक अंग्रेजी विधि शास्त्री थे, लॉ वो थे। ठीक है, लॉ प्रोफेसर थे ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और ये दे रखा है कि जी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जी इंटरनेट कौन सा जो है देश है जिसने पहले शुरू किया था? जी फॉर जनरेशन वाला। ठीक है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका। जी इंटरनेट शुरू करने वाला जो सबसे पहला जो देश है वो है साउथ कोरिया। जी इंटरनेट की शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण कोरिया है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत में वर्तमान में 4G और 5G सेवा उपलब्ध है। 5G इंटरनेट सेवा का विरोध कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में। ये ध्यान रखना, 5G सेवा का जब विरोध किया गया था ये नीदरलैंड में इसका विरोध किया था। इसके अलावा 6G इंटरनेट सैटेलाइट के रूप में चीन ने तियानयान 5 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया था। 6G सैटेलाइट लॉन्च किया था चीन ने, क्या नाम था? तियानयान। और जो 5G नेट का जो विरोध किया गया था वो नीदरलैंड में हुआ था। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। अगला क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 3 स्टेटमेंट दे रखे, दिवस दे रखे, 3 कौन सा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो हमें यह देखना कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो जो 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विकलांग दिवस नहीं मनाया जाता। ये गलत कथन 2 है वो गलत है, बाकी कथन 1 और 3 है वो सही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1974 में की गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। विश्व मानवाधिकार दिवस 1948 से मनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 10 दिसंबर 1948 से विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1975 से मनाया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? इनमें से ऐसा कौन सी चीज जो बंदरगाह भी है और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई, कोलकाता, क्विलोन और कांडला, कोझिकोड, कटक और हल्दिया, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। ये सारी बंदरगाहें हैं और इनमें से तेल परिष्करण है। तो ऐसे कौन सी है जो तेल परिष्करण और बंदरगाह दोनों ही करते हैं? तो इसमें दे रखा है कि मंगलुरु, हल्दिया और विशाखापट्टनम। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम में समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं। मंगलूर बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र कर्नाटका में स्थित है। ये कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। मंगलूर वाला, मंगलूर कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर। हल्दिया कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली नदी के तट पर है। मंगलूर है कर्नाटका के अंदर, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर, और विशाखापट्टनम है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम में जलयान बनाने का कारखाना भी स्थित है। जो बनाते हैं हम, जो जलयान जो बनाते हैं वो विशाखापट्टनम में उसका कारखाना भी स्थित है। मंगलूर कर्नाटका में, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगला है मैच द फॉलोइंग्स। विश्व पर्यटक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व ओजोन दिवस और हिंदी दिवस। ओजोन दिवस भी सही है, हिंदी दिवस भी सही है। आपको ये देखना है इनमें से कौन सा गलत है जो आपको मैच करने हैं। तो इसमें विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर आएगा, विश्व ओजोन दिवस ये भी 16 सितंबर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर है। ये सारे वो दिवस है जो सितंबर महीने में आते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए ऊपर एक क्वेश्चन में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहां से आप पढ़ लेना। ओजोन दिवस 1995 में पहली बार मनाया गया था। ओजोन परत की खोज किसने करी थी? चार्ल्स फ्रेबरी और हेनरी ब्यूसेन ने की थी। ओजोन जो लेयर है उसकी खोज की थी चार्ल्स फ्रेबरी और हेनरी ब्यूसेन ने की थी। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फोरमैन, गार्डनर और शैकलैंड ने की थी। जो ओजोन लेयर के अंदर जो होल है उसकी खोज किसने की थी? वो की थी फोरमैन, गार्डनर और शैकलैंड ने। ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डॉब्सन के अंदर। जो ओजोन परत की मोटाई की जो यूनिट है वो है डॉब्सन। ठीक है, और ओजोन परत की खोज करी थी चार्ल्स फेबरी और हेनरी ब्यूसेन ने। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी, विष्णु डे, वेंकटेश्वर अयंगर और पन्नालाल। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा पुस्तक के जो लेखक है वो है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय था। रघुपति सहाय। बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे के द्वारा समृति सत्ता भविष्यत नामक पुस्तक रचना की गई थी। समृति सत्ता भविष्यत ये पुस्तक लिखी थी विष्णु डे ने। वेंकटेश अयंकर कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने सुबाना नामक पुस्तक रचना की थी। सुबाना पुस्तक लिखी थी वेंकटेश अयंकर ने। गुजराती साहित्यकार पन्नालाल पटेल ने मानवीनी भवाई एवं मलेला जीव नामक पुस्तकों की रचना की थी। मानवीनी भवाई और मलेला जीव नामक पुस्तक की रचना की थी पन्नालाल पटेल ने। ठीक है, ये जो चारों ही जो लेखक जो नाम दे रखे थे सभी की किताबों का नाम लिख दिया किसने कौन सी बुक लिखी थी। गुलाम में नगरा लिखी थी फिराक गोरखपुरी ने। विष्णु डे की है समृति सत्ता भविष्यत। वेंकटेश अय्यर की है सुबाना और पन्नालाल पटेल की है मानवीनी भवाई और मलेला जीव। अगला क्वेश्चन है शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? गुजरात, केरला, बिहार और नागालैंड। शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा था? और वो है गुजरात।
शराबबंदी सबसे पहले हुई थी गुजरात के अंदर 1965 के अंदर। केरल राज्य में 2014 से पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। बिहार में शराबबंदी 2016 में लागू की गई थी। किसी भी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के तत्व अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्यों में शराबबंदी लागू की जा सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है। जो भी कोई भी स्टेट अगर शराबबंदी करता है तो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? आर्टिकल 47 के अंदर, जो हमारे DPSP के अंदर दिया गया है, नीति निषेध तत्वों के अंदर दिया गया है आर्टिकल 47, जिसके बेसिस पर शराबबंदी की जा सकती है। अगला है स्कोप, SCOPE, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सिलेक्शन कमीशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्पेशलिस्ट कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। SCOP स्कोप। तो स्कोप की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। स्कोप के अंदर सरकार के सार्वजनिक उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। 29 जनवरी 1970 को नई दिल्ली में इसका गठन हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता के बीच बेहतर समझ को बढ़ाना है। यह है स्कोप, SCOPE। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि START किन के बीच संधि है? एक स्टार्ट नाम की जो संधि है, ट्रीटी, वो किस किस के बीच में हुई थी? चीन, जापान। तो इस START और इसका जो करेक्ट आंसर है, और ये जो ट्रीटी की गई थी, ये जो संधि की गई थी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, ये USA और रशिया के बीच की संधि है। अमेरिका और रूस के बीच में की गई संधि है START के नाम से। अच्छा, स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये स्टार्ट की फुल फॉर्म है, जो रशिया और USA के बीच में की गई थी। इस संधि का लक्ष्य हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ते रुझानों को काबू करना था। यह संधि 2021 में समाप्त हो गई है और ये 2011 से लागू हुई थी। ठीक है, 2011 से लेकर 2021 तक ये चली थी। अमेरिका और रूस के बीच की ये संधि थी। अगला है एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले कब हुआ था? एशियाई खेल आयोजित करने का सुझाव सबसे पहले कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, 1952 एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, 1956 एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, 1943 एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली। यानी कि एशियाई देश सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। अभी बताने कौन से वर्ष हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि एशियाई खेलों का आयोजन करना चाहिए? तो एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था। 1947 में एशियाई देश सम्मेलन जो हुआ था नई दिल्ली, तब ये किया गया था। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। सबसे पहले एशियाई खेल जो आयोजित किए गए थे वो नई दिल्ली में 1951 में आयोजित किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो 1951 में एशियाई खेल थे उनका आयोजन किया था। सबसे पहले नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था और प्रथम एशियाई खेल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेले गए थे। ठीक है, ये इसके सही एक्सप्लेनेशन कर रखी है। अगला है क्वेश्चन लोसूंग। लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो जो लोसांग जो फेस्टिवल है ये है सिक्किम का। लोसूंग जो फेस्टिवल है ये सिक्किम का लोकप्रिय फेस्टिवल है। भूटिया एवं लेपचा जनजाति द्वारा यह त्यौहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार में एक विशेष प्रकार की ची फूत नामक शराब देवताओं को अर्पित की जाती है। लोसूंग को सिक्किम के नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। लोसार त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और इसके अलावा त्रिपुरा का खर्ची पूजा त्यौहार पृथ्वी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, लोसूंग ये सिक्किम का त्यौहार है। भूटिया और लेप्चा जनजाति द्वारा फसलों की कटाई के जश्न में मनाया जाता है। इसके अलावा लोसूंग को सिक्किम का नववर्ष भी कहते हैं। इस त्यौहार पर एक शराब है, उसका नाम है चीफूत, जो देवताओं को अर्पित की जाती है। और जो लोसार जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। त्रिपुरा का खर्ची त्यौहार पृथ्वी के सम्मान के रूप में मनाया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? जो रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में, उसको विकास किसने किया था? ताराचंद, नेकचंद, हिमांशु पारिक और कमल सागर। तो जो रॉक गार्डन का जो नाम है वो नेकचंद जी के नाम से ही है, तो इसका विकास नेकचंद ने ही किया था। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सुखना लेक के निकट स्थित है। रॉक गार्डन की स्थापना 1958 में की गई थी। रॉक गार्डन मूलतः एक स्कल्पचरल गार्डन है। ताराचंद एक भारतीय पुरातत्व विज्ञानी और इतिहासकार थे। कमल सागर एक भारतीय वास्तुकार थे। दो जो ऑप्शन में दे रखे थे, ताराचंद और कमल सागर, उनके बारे में बता रखा। जो ताराचंद है वे एक पुरातत्व विज्ञानी और इतिहासकार हैं, और कमल सागर एक भारतीय वास्तुकार है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास नेकचंद ने किया था, सुखना लेक के पास ये है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? संगाई महोत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? संगाई महोत्सव असम, तमिलनाडु, गुजरात और मणिपुर, और यह मनाया जाता है नवंबर महीने में, ये भी इसमें दे रखा है। तो जो संगाई जो फेस्टिवल है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई जो फेस्टिवल है नवंबर में भारत में मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार मणिपुर में प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के बीच आयोजित की जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें मैतेई जनजाति द्वारा चेरियाओ त्यौहार मणिपुर में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मैतेई जनजाति जो हाल ही में यहाँ पर जो झगड़ा चल रहा है मैतेई जनजाति के बीच में भी, ठीक है, काफ़ी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में कौन सा त्यौहार है? संगाई महोत्सव। बिहू और अम्बुबाची का मेला असम में आयोजित होता है। बिहू और अम्बुबाची का मेला ये दोनों असम के प्रमुख त्यौहार हैं। तमिलनाडु में जनवरी महीने में पोंगल उत्सव मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में जनवरी महीने में। गुजरात में सामलाजी मेले का आयोजन किया जाता है। गुजरात में सामलाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तो सबसे मेन है संगाई महोत्सव, ये मणिपुर में है। अम्बुबाची मेला और बिहू ये असम में है, और पोंगल तमिलनाडु में है। सामलाजी मेला गुजरात में है। अगला है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? जो पहला इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच हुआ था वो किन दो टीमों के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। जो पहला जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच खेला गया था ऑफिशियली, वो किस किस के बीच में खेला गया था? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था। मार्च 1873 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक मैच सीके नायडू की कप्तानी में खेला था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज को एशेज सीरीज कहते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहलाती है। भारत ने पहला मैच खेला था 1932 में। उस टाइम भारत के कप्तान कौन थे? सीके नायडू। इसलिए क्वेश्चन आता है कि सीके नायडू एक ट्रॉफी है। सीके नायडू ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। क्यों बनाई गई? क्योंकि जो भारत के जो पहले कैप्टन थे, जो पहला मैच खेला था भारत ने 1932 में, उस टाइम इंडिया टीम का जो कप्तान था वो सीके नायडू था। उसकी कप्तानी में भारत ने खेला था। पहला मैच हुआ था 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड। ठीक है, क्लास हमारी यहाँ पर आज की कंप्लीट होती है। स्टैटिक जीके सेट 3 की ये सारी क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक्सप्लेनेशन हमने करी है सभी ऑप्शंस की। सारा डिटेल में आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कोई क्लास चाहिए तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्लास भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर भी जीके आएगी वहाँ पर स्टैटिक जीके जरूर पूछी जाती है। और स्टैटिक जीके की यही क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सारे ऑप्शंस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, और हमारा चैनल है नॉलेज हब, और जो नए बंदे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, नॉलेज हब को। ठीक है, तो यही था फिलहाल आज की इस क्लास में, यही कंटेंट था आपके लिए। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़-रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है? और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है? मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।